28 फरवरी 2026 सुबह 6:45 इजराइल के एक सीक्रेट एयरबेस से एक फाइटर जेट उड़ान भरता है। इस फाइटर में ऐसे मिसाइल्स लगी हैं जो 1000 किलोमीटर दूर से एक डाइनिंग टेबल पर बैठे लोगों को अपना निशाना बना सकती है। फाइटर पायलट को साफ निर्देश दिए गए, घंटों उड़ान भरकर ईरान की एयर स्पेस के अंदर दाखिल होना है और तेहरान के पास्टियर स्ट्रीट के एक बिल्डिंग पर ठीक 9:50 पर बम गिराने हैं और उसके बाद चुपचाप इजराइल वापस उड़ जाना है। इस बिल्डिंग के अंदर दरअसल एक मीटिंग चल रही थी जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल खमीनी देश के टॉप सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के साथ मिल रहे थे। इजराइल और अमेरिका के पास यही मौका था ईरान के पूरे लीडरशिप को एक साथ खत्म करने का, और अगर वो इसमें चूक जाते तो शायद इन्हें यह मौका दोबारा ना मिलता। सब कुछ प्लान के अनुसार होता है। अमेरिका को इसी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का इंतजार था। एक बार एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो जाता तो ईरान के सुप्रीम लीडर अपने अंडरग्राउंड बंकर में मिलते और जो लीडरशिप थी बाकी वो तितर बितर हो जाती। फिर उन्हें ढूंढ पाना, उन्हें खत्म करना लगभग नामुमकिन होता। ईरान के लीडरशिप की इसी भूल का अमेरिका और इजराइल इंतजार कर रहे थे और अब इसका पूरा फायदा उठाया गया। यह फर्स्ट स्ट्राइक इतना सटीक और इतना घातक रहा कि सुप्रीम लीडर खमीनी के साथ साथ ईरान के 40 टॉप कमांडर्स मारे गए। इनमें ईरान के डिफेंस मिनिस्टर से लेकर आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स भी शामिल थे। इन स्ट्राइक्स के बाद अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह माना कि आयतुल्लाह खमीनी के जगह जिन 2 या 3 लीडर्स को अमेरिका ईरान के नए लीडर के तौर पर देख रहा था, उन्हें अपॉइंट करना चाहता था। इन स्ट्राइक्स में वो भी मारे गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में एक सवाल सब पूछ रहे हैं, यह हमला आखिर हुआ कैसे? इजराइल और अमेरिका को आखिर कैसे पता चला कि खमीनी कब अपने टॉप ऑफिशियल्स के साथ कहां मिल रहे हैं? और इंटेलिजेंस जुटाना तो बस इस पूरे ऑपरेशन का एक हिस्सा था। हजारों किलोमीटर दूर उड़ रहे इस फाइटर जेट के पास बस कुछ ही क्षण थे, एक विंडो था इस मीटिंग पर बॉम्ब गिराने का। उन्हें ना सिर्फ टाइम और लोकेशन का ध्यान देना था, बल्कि ईरान में रशियन मेड एयर डिफेंसेस से भी बचना था। दुश्मन के लोकल कम्युनिकेशन सिस्टम को भी खत्म करना था, ताकि अगर किसी को इस ऑपरेशन की भनक भी लग जाती है तो आगे किसी को खबर ना पहुंच पाए। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में इस ऑपरेशन को डिटेल में समझना काफी जरूरी है, क्योंकि इस एक हमले से मिडिल ईस्ट की परिभाषा, शायद उसकी हिस्ट्री ही बदल सकती है। और एक नए यूएस ईरान का ये जो युद्ध शुरू हुआ है, इसी की वजह से वो खत्म हो पाएगा या नहीं, ये भी यहीं से शुरू होता है। पता लगाएंगे कि सीआईए और मोसाद आखिर किस हद तक ईरान में घुसा हुआ है, कैसे आज सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज मोसाद और सीआईए से नोट्स कॉपी कर रहे होंगे। साथ ही नजर डालेंगे कि फाइटर जेट्स और मिसाइल से दूर इजराइल और अमेरिका ईरान पर कैसे सीक्रेट ऑपरेशंस करती आई है, कैसे इस एक हमले की तैयारी सालों पहले शुरू हो चुकी थी। अब यूएस ईरान जंग तो 28 फरवरी को दुनिया को पता चला, ऑफिशियली तो यह जंग तब शुरू हुई, लेकिन सीक्रेट लेवल पर यह लड़ाई दशकों से चलती आई है। इन हमलों के बाद जब फाइनेंशियल टाइम्स के एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ने इजरायली ऑफिशियल से पूछा कि आखिर उन्होंने ईरान के लीडरशिप पर इतना सटीक निशाना कैसे लगाया, तो उन्हें जवाब मिला कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है इजराइल में, उन्हें तेहरान उतनी ही अच्छी तरीके से मालूम है जितना जेरूसलम। दरअसल बीते 10 सालों से तेहरान के ट्रैफिक कैमरास की फीड इजराइल ने हैक करके रखी थी। इन कैमरास की फीड सीधा इंक्रिप्टेड फॉर्म में तेलवीव और सदर्न इजराइल के सर्वर्स में जा रही थी, जहां बैठे मोसाद और यूनिट 8200 के एजेंट्स तेहरान की हर गली, हर नुक्कड़ पर नजर रखे हुए थे। यहीं से लीडरशिप की हर मूवमेंट को भी रियल टाइम वीडियोस के जरिए ट्रैक किया जा रहा था। इसमें से एक कैमरा पास्टियर स्ट्रीट के पास लगा हुआ था, जहां एक गार्डेड कंपाउंड के अंदर खमीनी का ऑफिस था। इस कैमरा का एंगल ऐसे में काफी दिलचस्प था। वो डायरेक्टली उस पार्किंग स्पेस को दिखा रहा था जहां सीनियर इरानियन ऑफिशियल्स के पर्सनल बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां पार्क करते थे। यहीं से इजरायली एनालिस्ट ने खमीनी और टॉप इरानियन ऑफिशियल्स के ड्राइवर्स, उनके बॉडीगार्ड्स को प्रोफाइल करना शुरू किया। कौन किसके साथ असाइंड है, किसका डेली रूटीन क्या है, कौन कितनी गाड़ियों के साथ आता है, वहां से कब गुजरता है। इजरायली इंटेलिजेंस के पास इसकी डिटेल्ड प्रोफाइल मौजूद थी। इंटेलिजेंस सर्कल्स में इसे पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस कहते हैं। मतलब अपने टारगेट्स के डेली पैटर्न्स को इतनी डिटेल में समझना कि आप सिर्फ डेटा के दम पर उस आदमी को ऐसे जान लोगे कि शायद उसके पास रहने वाले लोग, उसकी फैमिली भी उसे इतनी अच्छी तरीके से ना जान पाए। और इजराइल के एलीट सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट 8200 इस काम में माहिर हो चुकी है।
ट्रैफिक कैमरास के अलावा यूनिट 8200 ईरान के मोबाइल नेटवर्क्स को भी डीपली पेनिट्रेट कर चुका है, यानी कॉन्वर्सेशंस, लोकेशन पिंग, मेटाडेटा, कॉल रिकॉर्ड्स, कौन किसे कॉल कर रहा है, कब कॉल कर रहा है, कितनी देर कॉल कर रहा है, क्यों कॉल कर रहा है, यह सारी जानकारी भी रियल टाइम में इजरायली सर्वर्स पर जा रही थी। फिर ऐसा नहीं है कि कोई मैन्युअली देख रहा है, एल्गोरिथम्स के जरिए इसका मैथमेटिकल सोशल नेटवर्क एनालिसिस बनाया जाता है, यानी बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स, हर कनेक्शन, हर अनयूजुअल मूवमेंट, एल्गोरिथम ये सब एनालाइज करता है और किसी भी अनइवन मूवमेंट को फ्लैग करता है। यह पूरा सेटअप सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट जनरेट करने के लिए बनाया गया है, डिजाइन कराया गया है, एक टारगेट लिस्ट बनाना। और 28 फरवरी की सुबह इस लिस्ट के जरिए पता चला कि ज्यादातर लोग एक ही जगह एकत्रित होने वाले हैं। उधर सीआईए को भी पक्की खबर मिलती है कि संडे की सुबह ईरान के टॉप लीडरशिप की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें खुद खमीनी शामिल होंगे। इसको सीआईए ने हाई फिडेलिटी इंटेलिजेंस बताया, यानी खबर काफी पक्की थी। इस इंफॉर्मेशन को इजराइल के साथ भी शेयर किया गया और प्लान को फाइनलाइज किया गया एक जबरदस्त हमले के लिए। और एजेंडा यह था कि हमला इतना तेज हो कि ईरान उससे उभर ही ना पाए, अपने घुटने पर आ जाए डे 1 पे। आयतुल्लाह खमीनी की लोकेशन का पता चलाना और उस पर बॉम्ब गिराने में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि यहां गलती करना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो ट्रिगर दबाने से पहले 3 चीजों को लॉक करना बहुत जरूरी था। पहला, टारगेट कॉन्फर्मेशन। आयतुल्लाह अली खमीनी कोई आम टारगेट नहीं था, ईरान का सबसे प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल था। जब भी ईरान इजराइल टेंशन बढ़ते थे वो सीन से गायब हो जाता था। हफ्तों तक कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं, कोई कंफर्म्ड लोकेशन नहीं मिलती थी। लेकिन 28 फरवरी की सुबह वो बंकर में नहीं थे। अब क्यों नहीं थे यह बात क्लियर नहीं है, यह इस बात पर डिबेट चल रही है। शायद इरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने सोचा होगा कि अभी तो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस चल रहे हैं, तो डायरेक्ट स्ट्राइक के चांसेस अभी कम हैं। कुछ का मानना है कि अमेरिका का जो हमला है उसके आसार को देखते हुए यह मीटिंग काफी अर्जेंट हो गई थी, पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था, अरेंजमेंट्स करने थे। और कुछ इसे सुप्रीम लीडर की आखिरी मिस कैलकुलेशन बताते हैं। लेकिन वजह जो भी हो, ईरान के सुप्रीम लीडर उस रोज बंकर में नहीं थे, अपने ऑफिस में थे और इजराइल को यह बात पता लग गई थी। सिर्फ पता ही नहीं लग गई थी, इजराइल में 2 अलग अलग इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इंडिपेंडेंटली सेम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि खमीनी 28 तारीख की सुबह कहां होंगे। और फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट के माने तो सीआईए के पास एक ह्यूमन इंटेलिजेंस भी था, यानी ईरान की लीडरशिप के इनर सर्कल में एक आदमी जिसने डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पर इस बात को कंफर्म किया कि हां ऐसी मीटिंग होने वाली है। ह्यूमन सोर्स की कंफर्मेशन मिलते ही ऑपरेशन को फाइनल ग्रीन लाइट मिल जाती है। अब समय था दूसरे सवाल को लॉक करना, किसी भी वार्निंग या अलर्ट को बंद करना। पास्टर स्ट्रीट के पास करीबन 1 दर्जन मोबाइल फोन टावर्स थे। इजरायली साइबर यूनिट्स ने एक सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए इनमें हर टावर में कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को टारगेट किया, बस इतना कि पूरा डाउन ना हो जाए, लोग अलार्म ना हो जाए, इतना कि अगर आप कॉल करो तो दूसरी तरफ रिंग ना हो, या उसकी जगह बिजी टोन हो, या सीधा कॉल ड्रॉप हो जाए। यह करना काफी जरूरी था, क्योंकि अगर उसी सुबह कुछ लोगों को पता चल जाता इस प्लान के बारे में, तो वो आगे खमीनी की प्रोटेक्शन डिटेल को वार्न ना कर पाते। तो पूरा प्लान अगर वार्न कर देते तो चौपट हो सकता था। इसीलिए जब तक इजराइल से उड़ रहे पायलट्स घंटों ट्रैवल करके बॉम्ब्स ड्रॉप नहीं कर देते, तब तक खमीनी के पूरे प्रोटेक्शन डिटेल को एक इनविजिबल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट में रखना जरूरी था। इन दोनों चीजों से निपटने के बाद तीसरा और सबसे जरूरी कदम, स्ट्राइक पैकेज। इजरायली जेट सुबह सुबह ही उड़ान भर चुके थे, हजारों किलोमीटर ट्रैवल कर चुके थे। ईरान के एरियल डिफेंस के रेंज से बाहर रहकर उन्होंने अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट करना था। इसमें उनकी मदद की स्पैरो मिसाइल्स ने। इजराइल की यह प्रिसिशन म्यूनिशन एक छोटे कमरे को करीबन 1000 किलोमीटर दूर से एक्यूरेटली टारगेट कर सकती है। ईरान के किसी भी एरियल डिफेंस सिस्टम के मैक्सिमम रेंज से बाहर रहते हुए इस मिसाइल को फायर किया जा सकता है। इजराइल कमांड से ग्रीन लाइट मिलते ही इजरायली पायलट ने 30 प्रिसिशन म्यूनिशन एक के बाद एक पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड के तरफ फायर करना शुरू किया। शाम तक इजरायली इंटेलिजेंस को खबर भी मिल गई कि खमीनी अब जिंदा नहीं है। उनके साथ साथ उस मीटिंग में बैठे सारे टारगेट्स को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया है।
अगर खमीनी पर हुए हमले की प्लानिंग सुनकर आपके होश उड़ गए हों तो आपको मैं यह बता दूं कि यह पहली बार नहीं है जब मोसाद और सीआईए ने ऐसा कुछ किया हो। खमीनी की मौत और यह लेटेस्ट ओपन वॉर दरअसल एक दशकों लंबे शैडो वॉर का अंजाम है। इस शैडो वॉर ने ईरान को सालों से अंदर से तबाह करने की कोशिश की है। आए दिन कभी कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा जाता है तो कोई कभी जनरल मारा जाता है तो कभी कोई सीआईए फंडेड प्रोटेस्ट तख्ता पलट करने की कोशिश करता है। कुछ ने सुर्खियां बटोरी, कुछ के बारे में आज तक आपको और हमें शायद पता भी ना चले। नवंबर 2020 तेहरान के बाहरी इलाके में एक हाईवे पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट मोहसिन फखरीजदे अपने कार में जा रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो हाईवे पर चलते हुए उन पर एक इजरायली ऑपरेटेड रोबोटिक गन ने फायर करना शुरू कर दिया। जी हां, किसी एजेंट ने नहीं, एक एआई कंट्रोल्ड रोबोट ने। फखरीजादे की मौत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। इसके पहले जनवरी 2010 में भी इजराइल ने एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर मसूद अली मोहम्मदी को भी एक रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब से उड़ा दिया था। नवंबर 2010 दो अलग अलग जगह और दो अलग अलग गाड़ियों में अटैक किया गया। इन अटैक्स में मोटरसाइकिल पर सवार एजेंट्स ने इनकी गाड़ियों पर मैग्नेटिक बॉम्ब्स चिपका दिए, ठीक जैसे आप मूवीज में आजकल देखते होंगे। जनवरी 2012 में नटान्स फैसिलिटी के ऑफिशियल पर भी इसी मैग्नेटिक बॉम्ब से मोटरसाइकिल वाली टेक्निक से हमला किया गया। एक के बाद एक क्रोनोलॉजी से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया। ईरान ने सारे मर्डर्स में इजराइल और मोसाद को ब्लेम किया। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बाद में कंफर्म भी किया कि हां, इन सब के पीछे मोसाद का हाथ है। लेकिन इजराइल ईरान में सिर्फ मर्डर्स ही नहीं करता आया है, असली खेल तो इससे बहुत बड़ा है। मिड 2000 से इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ऑपरेशन ओलंपिक गेम के जरिए साइबर अटैक का निशाना बनाना शुरू किया। साइबर सिक्योरिटी टेक्स्ट बुक इसे आज दुनिया का पहला इफेक्टिव साइबर अटैक बताती है। इन अटैक्स में स्टक्सनेट नाम एक कंप्यूटर वर्म को नटान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी के सिस्टम्स में प्लांट कर दिया गया। इस वर्म को यूएस और इजराइल ने मिलकर डिजाइन किया था। अब यह कोई ऑर्डिनरी हैक नहीं था। स्टक्सनेट को फिजिकली चीजें तोड़ने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रिएट किया गया था। अब सेंट्रीफ्यूजेस जो यूरेनियम को इनरिच करते हैं, वेपन्स ग्रेड बनाते हैं, वो एक स्पेसिफिक स्पीड पर स्पिन करते हैं, वो काफी हाई स्पीड होता है। स्टक्सनेट के जरिए इजराइल और यूएस ने नटान्स फैसिलिटी के इन्हीं सेंट्रीफ्यूजेस को हैक करके इनकी स्पीड इतनी तेज कर दी कि ये टूट गए, बिखर गए, इनका सर्वनाश हो गया। कुछ सालों में इसी ऑपरेशन के जरिए 1000 के करीब सेंट्रीफ्यूजेस तबाह कर दिए गए। उस वक्त भी ईरान का इनरिचमेंट प्रोग्राम महीनों या शायद सालों पीछे चला गया। स्टक्सनेट अटैक की सबसे बड़ी बात यह थी कि ईरान को शुरू में पता ही नहीं चला कि उनके साथ हो क्या रहा है। महीनों तक तो वो उसे एज अ टेक्निकल ग्लिच या एज अ मैकेनिकल फेलियर ही समझ रहे थे, जब तक उन्हें बात समझ में आई कि पीछे से क्या हो रहा है, नुकसान काफी हो चुका था। स्टक्सनेट खुलासे के 10 साल बाद जुलाई 2020 में नटान्स को एक बार फिर से टारगेट बनाया गया। इस बार इजराइल ने इस फैसिलिटी के अंदर एक बॉम्ब स्मगल कर दिया, जिससे उसने पूरे सेंट्रीफ्यूज असेंबली हॉल को ही तबाह कर दिया। और फाइनली इस लिस्ट का सबसे फेमस और सबसे डेयरिंग ऑपरेशन जनवरी 2018 मोसाद ने वो कर दिखाया जिसे आज भी हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। इस ऑपरेशन में 2 दर्जन इजरायली एजेंट्स रात के सन्नाटे में तेहरान के एक वेयरहाउस में घुसकर 50,000 पेजेस डॉक्यूमेंट और 150 से ज्यादा कॉम्पैक्ट डिस्क चुराने में कामयाब हो जाते हैं। इनमें ईरान के AMAD प्रोजेक्ट के सीक्रेट फाइल्स थे, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड डिजाइन्स, फोटोग्राफ्स, प्लान्स सब कुछ मौजूद था। रातों रात मोसाद एजेंट्स ने डॉक्यूमेंट्स को ट्रक में भर के ईरान से बाहर भी निकाल दिया और किसी को कानो कान खबर नहीं चली। ईरान को पता चला तब जब नेतन्याहू ने कुछ महीने बाद लाइव टीवी पर उन डॉक्यूमेंट्स को टीवी पर पेश किया, दुनिया के सामने पेश किया। इसे नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस का सबसे बड़ा सबूत के तौर पर उसे पेश किया। इन सारे इंसिडेंट्स हमें एक ही चीज बताते हैं कि 20 सालों में इजराइल सिर्फ ईरान की सिक्योरिटी लेयर को सक्सेसफुली ब्रीच नहीं कर पाया है, बल्कि ईरान के अंदर ईरान के ही खिलाफ एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर पाया है। साइबर अटैक्स, असैसिनेशन, साबोटाज, एस्पियोनाज और एक कोऑर्डिनेटेड सस्टेन्ड कैंपेन है। ये एक शैडो वॉर है। ये आज इंटरनेट पर यह जोक काफी वायरल होता है कि जब 3 इरानियन लीडर्स मिलते हैं तो उसमें से 2 तो मोसाद के एजेंट्स होते हैं।
एक तरफ मोसाद और सीआईए की काबिलियत और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की हिपोक्रेसी। दुनिया को अभी बताया जा रहा है कि यह शैडो वॉर, इतना खर्चा, इतना इन्वेस्टमेंट ईरान को न्यूक्लियर वेपन से दूर रखने के लिए किया जा रहा है फॉर ग्लोबल सेफ्टी। वो अलग बात है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और वो दूसरों पर दादागिरी कर रही है, गाजा में नरसंहार कर रही है, वो सब चंगासी है। अमेरिका कहती है कि ईरान में हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, लेकिन आज मिडिल ईस्ट में सारे अमेरिकन जो पार्टनर्स हैं, जो एलाइज हैं, क्या वो सच में डेमोक्रेसीज हैं या वो ऐसे किंगडम्स हैं जहां अमेरिका की चलती है, जिसे अमेरिका कंट्रोल करता है। अगर वहां कोई अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा तो यह बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होगी। यह बात 60 साल पहले भी बर्दाश्त ना होती थी अमेरिका को और आज भी बर्दाश्त नहीं होगी। इसीलिए तो अमेरिका ने यह शैडो वॉर 1953 में शुरू किया था, जब ईरान में कोई न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की सोच भी नहीं रहा था। बस उसे एक चीज समय चाहिए था, उस समय डेमोक्रेसी। साल 1953 वो समय था जब ईरान के आम लोगों ने पहली बार एक डेमोक्रेटिक सरकार के हाथ सत्ता दी, शाह को वहां से भगा दिया। उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे वहां के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक। उन्होंने सत्ता में आते ही ईरान के तेल को, जो ऑयल इंडस्ट्री है, उसे नेशनलाइज करने का फैसला किया। ब्रिटिश पेट्रोलियम को नेशनलाइज कर दिया, जिसके बाद यूके और अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ वर्ल्ड स्टेज पर नफरत फैलाना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक ब्लॉकेड, प्रोपोगेंडा, और जब सब कुछ काम नहीं आया तो सीआईए को ब्रीफ दे दिया गया, ऑपरेशन एजैक्स लॉन्च किया जाए। प्रेसिडेंट आइजनहावर का डायरेक्ट ऑर्डर था। इस ऑपरेशन के तहत सीआईए को अपना पहला बड़ा रिजीम चेंज ऑपरेशन करने का मौका मिला। इसका गोल था एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करना। आज एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाने का एजेंडा बनाया जा रहा है। उस समय सीआईए को ऑर्डर्स मिलते ही एजेंसी काम पर लग जाती है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट फंड करना शुरू करती है, इरानियन पॉलिटिशियंस को ब्राइब करना शुरू करती है, ईरान के मिलिट्री ऑफिसर्स को खरीदना शुरू करती है, प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया जाता है, मुसद्दिक को कम्युनिस्ट की तरह फ्रेम किया जाता है, उसे एंटी इस्लाम दिखाने की कोशिश की जाती है और फाइनली इस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अपना पद छोड़ना पड़ता है और ईरान में एक बार फिर से शाह का रूल वापस लाया जाता है। अगले 26 साल तक अमेरिका और इजराइल की मदद से ईरान में शाह का रूल एस्टैब्लिश किया जाता है, लेकिन लोगों में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। फाइनली 1979 में दशकों के सप्रेशन के बाद ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, जिसके बाद ईरान में वो रिजीम आती है जिसे एक बार फिर से अमेरिकन प्रेसिडेंट टॉपल करना चाहते हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशन के तुरंत बाद ही अमेरिका और इजराइल ने फिर से ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, जो कि आज तक चल रहा है। खैर, इस पूरे कहानी में मेन पॉइंट बस यह है, मेन मुद्दा यह है कि आज भले ही डोनाल्ड ट्रंप कितना भी डेमोक्रेसी और वॉइस ऑफ इरानियन पीपल का नैरेटिव चलाने की कोशिश करे, लेकिन सच तो यही है कि अमेरिका कभी भी ईरान को डेमोक्रेसी नहीं दिलवाने वाला था, ना दिलवाने वाला है, क्योंकि यह उसके इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा। उसे ईरान में डेमोक्रेसी नहीं, एक रिमोट कंट्रोल सरकार चाहिए, जिसके लिए आज वो एक ओपन वॉर करने के पीछे पड़े हुए हैं। और जिस तरीके से आयतुल्लाह खमीनी को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ढूंढ के मार गिराया है, उससे दुनिया भर में अब कॉपी किया जाएगा और असैसिनेशंस ऐसे हो सकते हैं। चलिए, डिक्टेटर ही सही, लेकिन क्या किसी दूसरे देश के लीडर को इस तरीके से मार गिराने से लॉन्ग टर्म अंजाम क्या होता है? कभी यह करने से शांति या डेमोक्रेसी की बहाली हो सकती है? इसका जवाब मेरे ख्याल से काफी साफ है।